अपने अद्भुत अंपायरिंग के इशारे से क्रिकेट जगत को दिया है हिला। उस शख्सियत का नाम है सुनील जोशीला। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी हमारे चैनल पे। पॉडकास्ट का ये दूसरा एपिसोड है जिसमें आपका तहे दिल से स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सुनील जोशीला है और मैं क्रिकेट में भी अंपायरिंग कर रहा हूँ। मेरा घर मधुबनी टाउन में है, वार्ड नंबर 24 पड़ता है। ये अंपायरिंग जो आप अभी कर रहे हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो मैं एक क्रिकेट प्लेयर था। अच्छा। जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते हैं, कॉलेज के लिए खेला, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खेला। और उस समय बिहार में कहे तो 2 डिवीजन में क्रिकेट होती थी। एक बीसीए था जो लालू यादव जी का अध्यक्षता में वो संगठन चल रही थी, और एक एबीसी थी जो क्रिकेट आजाद जी के संगठन में चल रही थी। तो मान्यता किसी को नहीं था, लेकिन दोनों ही संगठन अपने स्तर से क्रिकेट का आयोजन करवाती थी। और उस समय में कहे तो बिहार के क्रिकेटरों के लिए बैड समय था, खराब समय था, काल का दौर था। प्रतिभा तो बहुत थी लेकिन आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो वहां से क्रिकेट से आपकी जर्नी शुरुआत हुई, क्रिकेट आप खेलना शुरू किए। क्रिकेट के साथ आप डायरेक्ट एम्पायरिंग में आए या इससे पहले कुछ कर रहे थे आप? नहीं, क्रिकेट एम्पायरिंग से पहले तो मैं क्रिकेट था, और क्रिकेट काफी लंबे समय तक खेला भी, बहुत सारे स्तरों पर खेला। अच्छा, आप जो ये क्रिकेट खेलते थे वो कौन सा बॉल से खेलते थे? ऐसा आपके समय में तो शायद हम जब शुरुआत किए थे तो कॉर्केट बॉल आता था। अच्छा। और लकड़ी की बैट होती थी। अच्छा, उससे हम कॉर्केट बॉल से हम भी बहुत खेले हैं, बहुत मजा आता था, यादगार पल है वो। हाँ, वो बॉल थोड़ा सा होता था क्या कि कभी कभी अगर पैर के नीचे इसलिए में लगती थी तो काफी चोट भी आती थी, और जिस कारण घर पे कभी जाते थे लंगड़ाते हुए तो मम्मी पापा से भी बहुत डांट सुनने पड़ते थे। क्योंकि उस समय खेल के प्रति लोगों का जो नजरिया था वो कुछ अलग था। अब तो बहुत ज्यादा बदले हैं। अब तो गार्जियन खुद किट बैग ढो के लेके जाते हैं बच्चों को, और होना भी चाहिए। आज हम देखते हैं वैभव सूर्यवंशी को, बहुत सारे ऐसे युवा है जो अपने राज्य के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। तो ये खेल में रुचि बढ़ी है, चाहे वो क्रिकेट हो या अन्य कोई भी गेम हो। और गार्जियन का लगाव भी देखते हैं कि अब खेल के प्रति बच्चों के प्रति झुकाव बढ़ा है, तो बढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हालांकि आपसे कई बार मुलाकात भी हुआ था और आप कमेंट्री किया करते थे। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है आज से 4 साल पहले आरके कॉलेज पर फाइनल मुकाबला था, उसमें हम और भंडारी जी कमेंट्री करने के लिए गए थे, और आप वहां के लोकल कमेंटेटर के तौर पे अपने टूर्नामेंट का पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बागडोर जो था आप संभाले हुए थे कमेंट्री के लिए। उस टाइम आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, और उसके बाद तो बहुत सारे जगहों पर मुलाकात हुआ जहां पर आप कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री के साथ एकाएक आप अंपायरिंग क्षेत्र में आ गए। एक्चुअली है क्या कि कहते हैं कि कोई पत्थर मिल जाए तो उसको तराशने वाला चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक शख्स है, उसका नाम अभी मैं जल्दबाजी में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसको भी थोड़ा सा डार्क में रखूंगा। वो शख्स के साथ ही मैं कहीं एक दौरे पे गया था, और वहां एक अंपायर की शॉट हो गई थी, और मैं कमेंट्री पैनल में था उस समय। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप अंपायरिंग कर दीजिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 3 कमेंटेटर हैं तो 2 कमेंटेटर तो कमेंट्री संभाल लेंगे, लेकिन एक अंपायर से अंपायरिंग नहीं होगा। और सहयोग बस उस मैच में मैंने अंपायरिंग किया, और एक क्रिटिकल डिसीजन हो गया जिस पर एक टीम के खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई। और मेरी जो आंखों की लेंस है वो काफी साफ सुथरा रहता है डिसीजन देने के मामले में, चाहे वो कोई भी टीम हो। हमें टीम से लेना देना नहीं रहता, खेल से, कि फेयर गेम हो, साफ सुथरी गेम हो। जो अंपायर का एक छवि होता है अपना, वो हमारा अपना काम होता है नेचुरल। तो वो उस मैच में लाइव टेलीकास्ट भी चल रही थी सहयोग से। अगर लाइव टेलीकास्ट न होती तो विवाद शायद बहुत हद तक बढ़ जाती। विवाद वहां भी बढ़ी, लेकिन मैंने उसको चैलेंज कर दिया कि आउट है। उन्होंने बोला नॉट आउट है। उन्होंने बोला अगर वीडियो में आपको दिखा के संतुष्ट कर दूं कि ये आउट है तो क्या आप क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे? तो बात बनी, फिर मैंने उस वीडियो का व्यू दिखाया, उसमें जाके वो संतुष्ट हुआ कि नहीं ये आउट है। उसने हमें जो खिलाड़ी थे वो थोड़ी सी अपने आप को शर्मिंदगी फील की। जहाँ पे कोई बात नहीं, चलिए एक खेल है, खेल का हिस्सा है, लेकिन इतना भी कम से कम अंपायर पे विश्वास जरूर रखिए
जो गलत डिसीजन नहीं हो सकता है, होने के लिए तो इंटरनेशनल में भी हो जाता हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि वहाँ उतनी सारी सुविधाएं हैं, यहाँ तो वो सुविधाएं नहीं है। तो वहां से आपका एम्पायरिंग का जर्नी जी जी शुरू हुआ। चलिए, होता है कि कोई अगर आपको पुश करता है तो कुछ सोच समझ के पुश करता है, और उन्होंने हो सकता है कि दूरदृष्टि आपके ऊपर देख लिया हो निश्चित कि रूप इस से। बंदे में वो टैलेंट है कि बहुत दूर तक जा सकता है। हाल फिलहाल में आप जो है सो बहुत लोकप्रिय हुए हैं, खास करके एम्पायरिंग के क्षेत्र में। जो आपका अद्भुत इशारा होता है, ये सारे इशारे से तो आपको बहुत सारे ट्रोल भी करते होंगे लोग कि अभी ये एम्पायरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये ट्रोल करने वाले तो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रोल करते रहेंगे, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए साहिल भाई, ये ट्रोल करने वाले कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि घर में अगर लकड़ी है तो दीमक लगना, पेपर है तो दीमक लगना निश्चित है, बशर्ते उसको आप बचाइए अच्छे तरीके से, तो दीमक नहीं लगेगी। तो दीमक की तरह ये ट्रोल करने वाले होते हैं, थोड़े से छिड़काव करिएगा, खत्म हो जाएंगे। तो हमें ट्रोल करने वाले से एक नसीहत मिलती है कि चलो भैया आप मुझे ताकत दे रहे हो, हम उसको कमजोरी नहीं मानते हैं, हम उसको ताकत मानते हैं कि जितना आप मुझे ट्रोल करोगे उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा और अपने काम को उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब मुझे याद है कि आप अंपायरिंग कर रहे थे धमसाइन। जी जी धमसाइन के गांव में जो है मैदान में जो तालाब को सुखा करके उस मैदान को बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष थे मुबस्सिर, और उन्होंने मुझे कमेंट्री के लिए बुलाया था और आपको अंपायरिंग के लिए। उस मैदान में आपसे हमने एक चीज देखा था, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आपने रणजी प्लेयर मिस्टर राजेश सिंह को आपने अपने कंधों पर उठा करके पेविलियन लेके गए थे जब वो आउट हुए थे। उस समय जब आप राजेश सिंह को उठा करके पेविलियन तक लेके गए, उसके बाद राजेश सिंह की तरफ से क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि अब क्रिकेट का दौर बदल गया, तो मैंने सोचा कि कुछ यूनिक करना पड़ेगा जिससे लोग मुझे भी जाने, क्योंकि अगर मेरे कदम भी कहीं पड़ते हैं तो मेरे लिए भी कुछ तालियां बजने चाहिए। तो ऐसा अपेक्षा रखते थे हम भी अंपायरिंग के क्षेत्र में, खास करके क्योंकि अंपायरों को जो उतना ज्यादा क्या प्यार नहीं मिल पाता था, बहुत कम थे, गिने चुने अंपायर थे, मिलते थे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन गिने चुने अंपायर थे। बात खासकर टेनिस की बात की जाए तो अमूमन देखते थे कि अगल बगल के ही किसी लड़के को ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया, अंपायरिंग हो रहा है, चल रहा है, अपना काम हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर अंपायरिंग में कुछ करना है तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा, और वो जैसे ही आउट हुए राजेश सिंह, तो मैं सोचा ये चल के क्यों जाए, कंधे मेरे इतने मजबूत है, ढाके ही लेके चलते हैं। तो उस समय जब आप लेके गए, उनके तरफ से कोई रिएक्शन आया? वो मुस्कुरा रहे थे या गुस्से में नजर आ रहे? नहीं, वो मुस्कुरा रहे थे, वो खुद शॉक्ड हो गए थे कि बहुत सारे जगहों पे उन्होंने खेला है, बहुत सारे मैचों को खेला है, बहुत सारे अंपायरों को उन्होंने देखा, लेकिन ये सोचा कि ये कौन सा अंपायर है। क्योंकि हम भी थोड़ा अचंभित हो गए थे कि जिस तरह का वो उनका भारी भरकम शरीर था, हालांकि आप भी हड्डी कट्टे हैं पूरे, लेकिन मुझे लग रहा था कि क्या शायद आप राजेश सिंह को उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ आपने जो है उनको उठा लिया। नहीं, भार उठाने की तो जो काबिलियत है हम पहले से भी उठाते रहे हैं, काम करते थे, तो कभी कभी 50 किलो का चावल का बोरा है तो नीचे से ऊपर ले जाना है, तो उसको मैंने कंधे पर डाल के ले जाता। अभी भी अमूमन घर में छोटे मोटे जो काम होते हैं या भारी भरकम जो सामान है ऊपर ले जाना है तो उठाते, तो उसकी प्रैक्टिस थी, तो नो डाउट उसमें कि कहीं हम उसमें कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो वहां से बहुत सारा वो जो है वीडियो वायरल भी हुआ, और खास करके मेरे आईडी से भी वो वीडियो वायरल हुआ था, और हमने भी डाला था उस वीडियो को, बहुत सारा प्रतिक्रिया आया, और उसके बाद आप निरंतर एक से बढ़कर एक मैदानों पर आप पहुंच रहे हैं, अच्छे खासे मैदानों पे पहुंच रहे हैं। इस बीच हमने एक चीज देखा है कि आपको इस समय जो ट्रेंडिंग अंपायर थे राहुल भानु, जो काफी लोकप्रिय है और उनका भी अलग जलवा है, इस समय आप उनके साथ बॉन्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो मैंने हाल फिलहाल में देखा कि आपके कांधे पे वो जो है सो बैठ गए थे, और उसके बाद आप दोनों इशारा कर रहे थे। ये जुगलबंदी कैसे कर ली आप लोग? जहाँ तक बात की जाए राहुल भानु की, वो भी काफी अच्छे अंपायर है, और फर्स्ट टाइम हमने उनको देखा था अंडर 18 के मैदान में, और उस समय मैं अंपायरिंग भी नहीं कर रहा था, वहां मैं अपने रिलेटिव में गया था, तो टेनिस का मैच हो रहा था, तो सोची चलो ये कभी हम भी अंडर 18 के ग्राउंड में खेलने के लिए जाया करते थे, तो समय था, तो कुछ लोगों के साथ हमने वहां मैच देखने गया, तो वहां उनका अंदाज देखा तो मुझे भी कुछ अलग लगा, क्योंकि बहुत पहले हमने सुरेंद्र नारायण सिंह, जो कि अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको देखा था अद्भुत अंदाज देते हुए, सिग्नेचर्स लगाते हुए, चौके पे, छक्के पर, आउट होने पर। और उनका सुरेंद्र नारायण सिंह जी, उनके आत्मा को भगवान शांति दे, बहुत अच्छे इंसान थे,
अभी भी विश्वास नहीं होता है कि सुरेंद्र सर इतना हम लोगों जल्दी के चले बीच जाना, नहीं है। क्योंकि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था उनका एक्सीडेंट होना। बिल्कुल। उनका एक अंदाज था जब वो हाथ ऐसे लहराते थे, और उनके साथ उनका जुबान भी काफी तेज बोलता था। और बहुत ये उस कह सकते हैं कि अंपायरिंग में एक नया ट्रेंड लेकर आए थे वो। जी, जब हम बात कर रहे थे आपको राहुल भानु की उस जुगलबंदी की, वो कैसे और कब हो गया? ये हम लोग का एक अपना, हम लोगों ने काफी मैचों में अंपायरिंग किया, हम और राहुल भानु। तो जैसे हम लोग अंपायरिंग करने के लिए जाते हैं तो हम दोनों का एक, कहते हैं ना कि आंखों आंखों में इशारा हो जाना। तो हम लोग सोचते हैं कि दर्शकों को जितना एंटरटेनमेंट कर सके, या वहाँ के आयोजन करता जिन्होंने हमें अंपायरिंग के लिए बुलाया उनका भी दिल खुश करे। तो वो हम लोग का आपसी तालमेल इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, हम दोनों जहां भी जाते हैं अपना छाप छोड़ के आते हैं, और कोशिश रहता है कि कुछ अच्छा से अच्छा हर एक जगह कुछ नया करें। तो बस यही एक तर्कस के तीर निकल जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, और इस समय आप दोनों की जोड़ी को सराहा भी जा रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। देखिए, हम लोगों के बीच से अगर कई ऐसे अंपायर हैं जो बंगाल से, यूपी से, आप कह सकते हैं झारखंड से, महाराष्ट्र से आते हैं हम लोग बिहार में, अपना परचम लहराते हैं, उनकी अपनी कला है। आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे अंपायर हैं जो इस समय डांसिंग अंपायर के तौर पे जाने जाते हैं। आपने वॉच किया होगा, एक पंजाब के हैं शायद, मैं पूरा कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जिस तरह का उनका गेटअप है उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पंजाब के ही होंगे, पप्पू पटाखा। जी जी बिल्कुल, मैं और भी उनका भी एक अतरंगी अंदाज है, लोग उन्हें भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ईगो, आजकल जो लोग ईगो पाल लेते हैं कि मैं बड़ा हूं तो मुझे ही लोग ढूंढे, मुझे ही लोग बुलाए, ये आपको क्या लगता है, ये गलत है कि नहीं? एकदम बिल्कुल करते। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। अब बिल्कुल, मैं मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए ये सीजन चल रहा है क्रिकेट का, तो सीजन चल रहा है तो भैया बहुत सारे जगहों पे तो मैच हो रहा है। निश्चित रूप से। अगर आप अंपायर हैं तो आप तो सिर्फ सिंगल हैं। जी बिल्कुल। आप अगर किसी दिन जाइएगा, कहीं जाइएगा, तो सिर्फ एक मैच में जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक टूर्नामेंट से जुड़िएगा। बिल्कुल। आपको इस समय जैसे आप लोग भी अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, आप लोगों को भी सेमीफाइनल, फाइनल ज्यादातर मिलता होगा। निश्चित रूप से। ये इस पे जो है सो आप भी जानते हैं। तो अगर सेमीफाइनल, फाइनल में आप जाते हैं, वहां के जो लोकल अंपायर रहता है, उनसे आपका कैसा तालमेल बैठाने में? सबसे पहले तो मैं जब भी जाता हूं तो पूछता हूं कि भैया हमसे पहले यहाँ अंपायरिंग कौन कर रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं या फाइनल में जा रहे हैं, तो पिछले जितने मैच हुए हैं कोई ना कोई तो अंपायरिंग किया है, तो वो एक बेस डाल के गया है। तो बेस डाल के गया है, जो 8 टीम है चाहे 16 टीम है, उन सारे टीमों को तो उनके देखरेख में खेलना पड़ा है। तो उनसे मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद उनको भी बधाई देते हैं कि आपने जो संभाला। और जब वो फाइनल खत्म होता है तब जाके वो आके हमसे अंपायर मिलते भी हैं और कहते हैं कि आपका अंपायरिंग देख के मुझे मजा आ गया। तो हमें वहां भी खुशी होती है। लेकिन मैं फिर भी उनको धन्यवाद देता हूं कि इतने दिनों तक आपने इसको संचालन किया, मुझे तो 1-2 मौका मिला। 2025 आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि 2025 में आपने अंपायरिंग की शुरुआत की, बहुत सारे जगहों पर गए, कोई ऐसा यादगार पल जहां पे आपको लगा हो कि नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया? 2000 कहे तो 25 में सबसे पहला तो हमें SPL, सिमरा प्रीमियर लीग जो हुआ था, वहाँ बहुत मजा आया था, क्योंकि वहाँ आयोजन भी अच्छे तरीके से किया गया था, टीम भी काफी अच्छी आई थी और दर्शक भी काफी वहां पर थे, तो वहाँ भी बहुत मजा आया। हमसाइन, जहाँ एक अनोखा इतिहास लिखा गया था, तालाब को सुखा के ग्राउंड बनाया गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर के बांद्रा प्रखंड में, तो मेरे जीवन में दूसरी बार था कि किसी तालाब में मैं अंपायरिंग करने जा रहा हूँ, यानी कि तालाब को सुखा के ग्राउंड बनाया गया था। तो मैं दूसरी बार वहां भी तालाब को सुखा के। चलिए, आप भाग्यशाली हैं कि आप दूसरी बार तालाब में जाके अंपायरिंग किए। मैं तो पहली बार किया था, वो भी धमसाइन में। हाँ, उसके बाद फिर मैं गया था, आपको मोतिहारी के साइड में नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, कवि दरबार, जहाँ से आपको आदिल अंसारी आते हैं, एम्पायर खिलाड़ी है, नेपाल के इंटरनेशनल प्लेयर। हालांकि कुछ दिनों के लिए बैन लगा था, लेकिन वो बैन से मुक्त हो गए, फिर वो नेपाल के लिए खेलते नजर आएंगे। और अभी रिसेंटली सीतामढ़ी गए थे, तो लगभग अच्छे रहा ये 2025। हाल फिलहाल में आप पटना से भी आए हैं? हाँ, पटना भी बस अभी जस्ट कुछ। वहाँ का कैसा क्या था? वहाँ भी अच्छा था, गुरुकुल एकेडमी के द्वारा एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, वहाँ भी था।
और फर्स्ट टाइम पटना गए थे अंपायरिंग के लिए। खेलने के लिए तो गए हुए थे कभी, लेकिन अंपायरिंग के लिए गए थे और वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जो ऑर्गेनाइजर वगैरह थे और जो ऑडियंस वगैरह थे, खिलाड़ी वगैरह थे, उन्होंने ही बोला कि नेक्स्ट टाइम आप लोग को ऑफर किया जाए। तो अपकमिंग मैच कहाँ है आपका? अभी रिसेंटली 23 से 27 जुलाई को शुरू हो रहा है। 23 से आपको यूपी के मऊ में, यूपी के मऊ जिला में। तो वहाँ मानसून कप। आप मानसून कप हाँ, हमारे साथ यूपी पहली बार आप जा रहे हैं? जी जी, और हमारे साथ होंगे मिस्टर राहुल भानु। हाँ, तो आपके जोड़ीदार हैं और आप दोनों जब वहां पे जाइएगा तो पूरा यकीन है कि बिहार का नाम जरूर रोशन करिएगा। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप अंपायरिंग के क्षेत्र में आए, आपको लोग प्यार कर रहे हैं, सामने से बुला रहे हैं, क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, उनको क्या अंपायरिंग के क्षेत्र में आना चाहिए? जी, क्षेत्र कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है साल भाई, बशर्ते एक डिसीजन लेना होगा। और वो डिसीजन ये लेना होगा कि उस काम को हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उस काम को कितनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम उसको निभा सकते हैं। फिर आपका एरिया है, आप अच्छे काम करते जाइएगा तो आपको सराहना मिलते जाएंगे, लोगों का प्यार मिलते जाएंगे और बुलावा तो निश्चित रूप से आते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो अंपायरिंग ही करना है या कुछ और आप करते हैं? पार्ट टाइम तो मैं बहुत सारा काम करता हूँ, क्योंकि अंपायरिंग तो मान लीजिए वो चलता ही रहता है। बाकी जब आप अंपायरिंग नहीं करने जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो अर्निंग करना पड़ेगा, तो अर्निंग करने के लिए फिर पार्ट टाइम में काम करता रहता है। ये अच्छी बात है। इस समय मधुबनी से निकल करके आप पटना तक गए, सीतामढ़ी गए, अब मधुबनी से निकल के आप यूपी पहुंचने वाले हैं जी। और ये सारा इस पूरी जर्नी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक लंबा जर्नी था और कभी मैं सोचा भी नहीं था। सबसे पहली बात है कि मैं एक क्रिकेट के दौरान ही कमेंट्री का मुझे बहुत शौक, और मेरे टीममेट भी जानते थे कि उसको किसी चीज का चस्का अगर क्रिकेट के बाद लगा है तो एक कमेंट्री था। मैं अक्सर अपने मैच में कमेंट्री करने चला जाता, क्योंकि मैं लेदर बॉल से जब मैच होते थे हमारे, तो मैं मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज था। टेनिस में मैं ओपनर बल्लेबाज था, तो अपना समय एडजस्ट करके देख लेता था। अगर लेदर में तो जानते थे कि हम 4 नंबर 5 नंबर पे आके बल्लेबाजी करना है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना है। ओपनर जैसे ही जाते थे हम चले जाते थे कमेंट्री बॉक्स में, और वहां उनसे जाके बोलते थे कि भैया हमें भी थोड़ी कमेंट्री करनी है। और वो जानते थे खिलाड़ी है तो वो बोलते थे ऑब्वियसली बच्चे भैया, तो वो रिस्पेक्ट करते थे, फिर अपना कमेंट्री करते थे। तो वो बोलते थे कि आप हमारे लिए भी टाइम निकालिए, और खिलाड़ी के पास टाइम कहाँ होता है कमेंट्री करने के। फिर जैसे जैसे मैंने खेल हमारा चलता गया, फिर एक समय आया जो सब आदमी अपने अपने प्रोफेशन में चले गए, क्योंकि बिहार से तो उतना मान्यता था नहीं कि क्रिकेट में स्कोप अगर ढूंढना है तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए एक मिडिल कहते हैं फैमिली के लिए काफी दिक्कत होती है। तो मेरा भी डिसीजन था एक समय कि बाहर जाके कुछ एकेडमी वगैरह ज्वाइन करूं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए जिस कारण नहीं जा पाया।